हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो हॉब्स ने ये बताया था कि किस प्रकार से सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई थी। जिस संप्रभुता का उसने प्रयोग किया था और जिसका वो प्रामाणिक व्याख्याता बना, उसकी भी उसने भली भांति गहन चिंतन और अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष रूप में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसी प्रकार से हॉब्स ने सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उसे हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो काफी हद तक हमें सही भी नजर आता है कि उस जमाने में जब अराजक स्थिति में मनुष्य रहता था या प्राकृतिक अवस्था में जब वो संघर्षमय जीवन को जीता था, तो उस समय उसे ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि एक राज्य नामक संस्था की स्थापना होनी चाहिए। तो ये देखने में जितना हमें सुस्पष्ट दिखाई देता है कि सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई, लेकिन इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत के बावजूद भी उस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां थी और उन्हीं कमियों को आज हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाओं में पढ़ने जा रहे हैं कि सिद्धांत में बहुत कुछ गहन चीजें थी। सिद्धांत का आधार बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी उसके सिद्धांत में जो कमियां थी तो आलोचकों का उस पर नजर गई और वो क्या क्या आलोचनाएं उसकी बनी, इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा पहले भी आपको बताया गया है कि आलोचनाओं को भी उतनी ही गंभीरता से हमको पढ़ना है जिस प्रकार से हम सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो पहले नंबर की आलोचना है सामाजिक समझौता सिद्धांत की, हॉब्स की, कि एकाकी चित्रण या एकाकी अध्ययन। एकाकी का अर्थ होता है एक पक्ष। तो जब कभी हम सामाजिक समझौता सिद्धांत को गहराई से पढ़ते हैं तो जो मानव स्वभाव की जो उसने चित्रण किया है, वो चित्रण एकदम एकाकी चित्रण है। एकाकी चित्रण का अर्थ होता है कि मानव में माना कि दुर्गुण होते हैं। दुर्गुण होने की वजह से, जैसा हॉब्स ने और मैकियावेली ने महसूस किया था, और मानव के दुर्गुणों की उन्होंने अंबार लगा दिया, मतलब बहुत सारी बुराइयों की तरफ उन्होंने उनका सबका ध्यान आकर्षित किया। जो सामान्य मानव में वो स्वाभाविक गुण होते हैं, जैसे शक्ति प्रिय होना, लोभी होना, धन अर्जन की उसमें लालसा होना, ऐसी बहुत सारी बातें उसने जो बताई वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन फिर भी उसका चित्रण एकाकी था। मनुष्य एक सिक्के के दो पहलू के रूप में जीवन बसर करता है। उसमें जहाँ बहुत सारे अवगुण होते हैं, वहीं बहुत सारे गुणों की खान भी मानव होता है। तो वो खान जिसे वो देखना भूल गया, तो उस खान की तरफ उसकी नजर गई ही नहीं, जिसकी वजह से इसका चित्रण एकाकी चित्रण कहलाता है। जैसे मानव में दया, प्रेम, परोपकार, सहयोग, ममत्व, भ्रातृत्व ऐसे गुण भी तो हैं, और इन सब गुणों की अवहेलना करना क्या होगा? मानव का एकाकी चित्रण करने के समान ही होगा। और ये एकाकी चित्रण एकाकी अध्ययन की भी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है कि हॉब्स ने अपने अध्ययन को इतनी गहराइयों में वो नहीं ले गया। जो उसने ऊपर राजनीतिक रूप में देखा, उसी को उसने बता दिया अपने सिद्धांत में कि मानव के दुर्गुणों का उसने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, लेकिन उसकी अच्छाइयों का उतनी गहराई से अध्ययन नहीं किया।
और इसीलिए आलोचक एकाकी अध्ययन का नाम उसे देते हैं। दूसरी आलोचना की ओर बढ़ते हैं कि सामाजिक समझौता अतार्किक। इसका अर्थ होता है कि जो सामाजिक समझौता किया गया उस समय वो नितांत अतार्किक था। आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्षशील व्यक्ति यकायक पारस्परिक समझौते द्वारा राज्य की स्थापना कैसे कर लेते हैं। प्रश्न है ये हमारे मन में कि कैसे एकदम से संघर्षशील व्यक्ति राज्य की स्थापना कर बैठता है। वाहन ने अपनी कोटेशन के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया कि हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सदैव युद्ध में रत रहता था, अर्थात दानवी गुणों से विभूषित व्यक्ति अचानक से युद्ध के स्थान पर शांति का साम्राज्य कैसे स्थापित कर लेता है। जिस प्रकार से एक हबशी अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी प्रकार से एक रक्त पिपासु व्यक्ति शांति प्रिय श्रमिक नहीं बन सकता। कि वाहन ने आलोचना की कि सामाजिक समझौता नितांत अतार्किक है, और अतार्किक का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से उसने बताया हॉब्स ने कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में सदैव संघर्षशील रहता था और चारों तरफ संघर्ष के वातावरण में वो जीता था। तो इतना संघर्षमयी जीवन जीने वाला व्यक्ति अचानक से राज्य की स्थापना कर बैठता है। तो ये बात समझ के बाहर है कि किस रूप में एक रक्त पिपासु व्यक्ति एक साधारण नागरिक बन के राज्य जैसे बड़ी संस्था का निर्माण कर लेता है। कि जिस प्रकार से एक हबशी किसे कहते हैं, जिसका रंग बेहद काला हो, जिसके शरीर पर पूरे बड़े बड़े बाल हो, जिसके बहुत बड़े बड़े नाखून हो, और ऐसा व्यक्ति हबशी होता है। तो ऐसा हबशी व्यक्ति कभी भी एकदम से गोरा चिट्टा सुंदर नौजवान नहीं बन सकता। उसी प्रकार से एक रक्त पिपासु और संघर्षशील व्यक्ति कभी भी एक सामान्य नागरिक बनकर राज्य जैसी संस्था का निर्माण नहीं कर सकता। आलोचनाओं में अगली आलोचना है प्राकृतिक अवस्था का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। इसका अर्थ ये है कि हमने अपने अध्ययन को बहुत ही गहराई से उसके अध्ययन पे पहुंचने के लिए जब हम देखते हैं तो वो अध्ययन हमें इतिहास की ओर आकर्षित करता है कि इतिहास में पहले कैसा रहा। तो जब हम इतिहास में झांकते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों में बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और भी बहुत सारी पुरानी प्राचीन काल की सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, रहन सहन खान पान के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन हॉब्स ने किया कि व्यक्ति हमेशा संघर्षशील अवस्था में रहता था और सदैव एक दूसरे से संघर्ष चलता रहता था, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसा रक्त पिपासु व्यक्ति भी कहीं उस समय मौजूद था। तो हॉब्स के शब्दों में हॉब्स ने क्या कहा या आलोचक क्या कहते हैं, इसे अब हम पढ़ेंगे। कि जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन हॉब्स ने किया उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। यदि सबके साथ युद्ध चलता रहता तो मानव जाति लगभग समाप्ति की कगार पर होती। अतः इतिहास साक्षी है कि प्राचीन समाज की व्यवस्था में व्यक्ति ही नहीं वरन कुटुंब, कुल व कबीले भी होते थे, जिसमें व्यक्ति रूढ़ियों और रीति रिवाजों के बंधन में बंधा हुआ होता था। परंतु हॉब्स ने जिस आदिम मानव समाज की अवस्था का वर्णन किया है वह कहीं भी
उसका विशिष्ट ज्ञान हमें नजर नहीं आता है। तो ऐसी प्राकृतिक अवस्था बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, ऐसा हमें आभास होता है। अगली आलोचना है अतार्किक व असंभव सिद्धांत। अतार्किक इसी से रिलेट करती है कि जहां उसने मानव स्वभाव का एकाकी वर्णन किया, और सामाजिक समझौता सिद्धांत भी अतार्किक उसने वर्णन किया। प्राकृतिक अवस्था का भी ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता है, इसीलिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन उसने किया है वह सिद्धांत भी अतार्किक व असंभव होता है। कैसे समझने का प्रयास करते हैं कि हम देखते हैं कि जिस मानव स्वभाव का वर्णन हॉब्स ने किया उसमें मानव कैसा था? झगड़ालू, लोभी, शक्ति प्रिय और लड़ाकू, झगड़ालू, मतलब बुराइयों का ढेर था मानव। तो उस बुराइयों के ढेर में इतनी ज़्यादा बुराइयां होने के बाद वह व्यक्ति अचानक से उनसे कौन सी दवा उसको पिला दी गई, या अचानक से कौन सा मंत्र उसमें फूंक दिया गया कि वह व्यक्ति एकदम से शांति प्रिय नागरिक बन गया और उसने राज्य नामक संस्था में रहना प्रारंभ कर दिया। इसे समझाने के लिए कोटेशन दी है W.T. जोन्स ने, और उसने समझाने का प्रयास किया कि ऐसा लगता है कि प्राकृतिक अवस्था के स्वार्थी और अराजक व्यक्तियों को कुछ ऐसा पिला दिया गया कि जब वे प्रातःकाल उठे तो सभी शांति प्रिय और विवेकशील बन गए, और उन्होंने तुरंत यह विवेकशील समझौता कर डाला कि क्या इतना सभ्य व्यक्ति थे कि अचानक से उठते ही कि कहीं वापस हम असभ्य ना हो जाए, तो तुरंत एक विवेकशील समझौता कर डालना हमें चाहिए, और तुरंत ही उन्होंने वो समझौता कर दिया। ऐसा W.T. जोन्स का मानना है। आगे बढ़ते हैं सेबाइन की तरफ। तो सेबाइन ने कहा कि यदि मनुष्य वास्तव में ऐसे जंगली हो जैसा कि हॉब्स ने उन्हें दिखाया है, तो वे शासन की स्थापना कभी नहीं कर सकते, और यदि वे ऐसे बुद्धिमान थे तो कभी शासन के बिना यानी कि अराजक स्थिति में नहीं रहे होंगे। तो सेबाइन ने क्या कहा कि यदि व्यक्ति इतने जंगली थे जैसा कि हॉब्स ने उनका वर्णन किया है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सदैव संघर्षशील रहते थे और आत्म सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा की वजह से उन्होंने राज्य नामक संस्था की स्थापना की और वो बेहतर जीवन जीने का प्रयास करने लगे। तो एक तरफ तो उसने जो वर्णन किया है कि मनुष्य इतना अधिक शक्ति प्रिय था, संघर्षशील था, तो अचानक से हुआ क्या कि वह शांति प्रिय नागरिक बन गया और उसने तुरंत ये समझौता कर डाला जिसकी कल्पना एकदम से करनी असंभव हो जाती है। तो ऐसा यदि जंगली जानवर पहला जैसा था तो जिसने समझौता किया वैसा वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम से इतना परिवर्तन नहीं आ सकता, धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है। और यदि ऐसा था जिसने इतना अच्छा समझौता करके एक इतनी अच्छी संस्था की स्थापना की, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति वैसा कभी नहीं हो सकता जिसका वर्णन हॉब्स ने किया है। तो दोनों बातों में पर्याप्त विरोधाभास है, और इसी विरोधाभास की वजह से आलोचकों का मानना है कि ये सामाजिक समझौता सिद्धांत पूर्णतया से अतार्किक व असंभव सिद्धांत नजर आता है। बढ़ते हैं अगली आलोचना की तरफ, वो है समझौते की शर्तें अबुद्धि संगत। कि जिस सामाजिक समझौते की बात हॉब्स करता है कि मनुष्यों ने के बीच में
एक समझौता हुआ और उस समझौते के द्वारा सभी ने यह तय कर लिया कि मैं अपनी समस्त शक्तियां अमुक व्यक्ति या संस्था को सौंपता हूँ। इसी शर्त पे सौंपता हूँ कि आप भी अपनी शक्तियां और अपने समस्त अधिकार अमुक व्यक्ति या संस्था को सौंप देते हैं। तो ये तो बड़ा ही विकट प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जो इतना अच्छा सिद्धांत जो बना सकता है, वो व्यक्ति इतना अबुद्धि भी हो सकता है कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी समझौते के वो ऐसा अपनी शक्ति देना, ऐसा कोई समझौता कर लेगा। तो यह समझौते की जो शर्तें हैं वो बहुत ही अबुद्धि संगत नजर आती है। हॉब्स के अनुसार लोगों ने बिना किसी शर्त के अपने अधिकार व शक्तियां एक व्यक्ति या एक सभा को दे डाली, जिसके परिणाम स्वरूप निरंकुश राज्य की स्थापना हुई, जिसमें नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। अतः मानवीय बुद्धि के अनुसार अपनी सभी शक्तियां व अधिकार बिना किसी शर्त पर देकर अपने को दासत्व के बंधन में बांध लेना, ये कहाँ तक संभव हो सकता है, ऐसा नजर नहीं आता। तो ये बात संभव ही नहीं है। जैसा कि जॉन लॉक ने एक कोटेशन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि क्या प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति इतने मूर्ख थे कि वे लोमड़ियों व जंगली बिल्लियों की शरारतों से बचने की फिक्र करते थे। उस अवस्था में वे असंतुष्ट थे और अपने आप को उस समय सुरक्षित अनुभव करते हैं जब शेर उन्हें निगले जा रहा था। तो क्या व्यक्ति इतना अबुद्धि था कि वो छोटी छोटी परेशानियों से तो परेशान था, लेकिन एक बड़ी परेशानी में वो स्वयं अपने आप को समझौते के माध्यम से ढाल लेता है। तो इसने जॉन लॉक ने अपनी इस आलोचना को इस कोटेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि मानव जो उस समय का था जिसने राज्य की स्थापना की थी, वो किससे, जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की परेशानियों से परेशान थे। बिल्कुल जायज है, परेशान थे और उससे मुक्ति पाने का वो कोई साधन ढूंढते थे। लेकिन उस परेशानी के बाद वो एक निरंकुश शासक का निर्माण कर लेते हैं, यानी एक शेर को बुला लेते हैं जो किसी भी वक्त उन्हें निगल सकता था या किसी भी वक्त उन्हें दंड देकर अपने राज्य से निष्कासित कर सकता था, मार सकता था। निरंकुश शक्तियां उसके पास थी। तो ये जो समझौता है ये बिल्कुल अबुद्धि संगत नजर आता है। अगली आलोचना है राज्य केवल पुलिसमैन के रूप में। तो आज जिस राज्य को हम लोग देख रहे हैं वो राज्य क्या करता है, हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है, बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है और अधिकांश कार्य लोक जनहितकारी ही करता है या लोक कल्याणकारी कार्य राज्य नामक संस्था करती है। कि इतनी अधिक लोक कल्याणकारी कार्यों की लिस्ट है कि व्यक्ति राज्य का आभार प्रदर्शित करने लगे तो मानो कि एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। वर्तमान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में राज्य नामक संस्था थी जो उन्होंने समझौते के द्वारा निर्माण किया। तो उसका काम केवल पुलिसमैन की जैसे दंड देना था, नियमों को चलाना, समझना और आगे से ऐसा ना करे जैसा कोई भी विश्वास का कार्य उन्होंने नहीं किया। केवल एक पुलिसमैन की जैसे दंड देने का कार्य उन्होंने किया। ये बिल्कुल ही गलत साबित होता है कि ऐसा आलोचक कहते हैं कि हॉब्स का राज्य
दंड पर आधारित था और केवल दंड व्यवस्था अर्थात केवल पुलिसमैन के रूप में कार्य करना उचित नहीं है। गूच ने अपनी कोटेशन के माध्यम से समझाया कि लेवियाथन केवल अति मानवीय आधार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए हुए है। उसका राज्य अनिवार्य बुराई व दबाव का यंत्र है जो स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता के प्रति प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। अर्थात राज्य व्यक्तियों को कल्याण मार्ग प्रदान करना अपना कर्तव्य नहीं समझता। अतः ऐसे राज्य की स्थापना के बाद हमें क्या हासिल होगा जो राज्य लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करे। तो इस प्रकार की आलोचनाओं के माध्यम से हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं पढ़ ली है।